Good morning, my dear students. Here I am you with the next chapter, part 2 of section second, and it is the Shehnai of Bismillah Khan. So, students, Bismillah Khan was an eminent person who used to play Shehnai, and Shehnai is a musical instrument. So, let's start with the story. So, before you read, first of all, you just have to look these pictures and identify their names. Okay, so I'm gonna start with the first paragraph. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi, and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument so different from the pungi had to be given new name. As the story goes, since it was the first played in the Shah's chamber and was played by Nai, a barber, the instrument was named Shehnai. ठीक है, so I'm gonna translate or tell you this part meaning. So बच्चों, यहाँ पे क्या है कि एम्परर एक औरंगज़ेब नाम का एम्परर था. सो वो बंदा अपने पैलेस में, अपने रॉयल रेसिडेंस में पुंगी प्ले करने के लिए मना कर दिया था. पुंगी क्या होता है? पुंगी बच्चों ये समझ लो कि आज की भाषा में जो बीन होता है, जैसे सांप के आगे बीन बजाने की जो बात होती है, जो बीन बजाया जाता है सांप के आगे, ठीक है, जो सपेरा बजाता है, उसी को पुंगी कहते थे उस टाइम में. मतलब शेप सेम है करीब करीब. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. अब पुंगी को क्यों मना किया? क्योंकि एक अनप्लेजेंट साउंड देता था, यानी कोई अच्छा साउंड नहीं देता था. ठीक, पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स. मतलब एक जेनरिक नेम बन चुका था नॉइस मेकर्स के लिए, जो ये रीडेड प्ले करते थे. ठीक है, एक बार रीडेड का मीनिंग देख लो. विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट और क्लैरिनेट. तो पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स. ठीक है. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कुछ लोगों को ऐसी उम्मीद थी, सोचे थे कि ये जो पुंगी वाला प्रथा है वो दोबारा फिर से कभी चालू होगा. ठीक है, और जो लोग उनके पैलेस में जाते थे उनको ऐसा लगता था. फिर क्या हुआ कि एक बार्बर था जो कि उनके पैलेस में जाया करता था, और वो पहले से एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन था. ठीक है, तो जब वो उनके पैलेस में गया तो वो डिसाइड किया कि मैं पुंगी का कुछ टोनल क्वालिटी चेंज करूँगा, पुंगी के शेप में चेंज करके. ठीक है, तो उसने क्या किया कि एक पाइप लेने के बाद एक नेचुरल हॉलो स्टेम लिया. ठीक है, और जो कि नॉर्मली लंबा था, एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. देखो होता क्या है स्टोरी में बच्चों कि अब वो सोचता है क्या नहीं, अब मुझे कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस करना है जिससे कि इसकी क्वालिटी अच्छी हो जाए. तो क्वालिटी अच्छी होने के लिए क्या किया कि थोड़ा लंबा सा पाइप ले लिया, एक हॉलो पाइप ले लिया, कुछ नेचुरल स्टेम उठा लिए और उसमें 7 होल्स कर दिए. तो 7 होल्स करने के बाद जब उसको प्ले करना शुरू किया, कुछ होल को बंद करके कुछ होल को ओपन करके, तो बहुत मेलोडियस साउंड आने लगी, जिससे कि लोग वहाँ के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए इस पैलेस के. ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए उस पैलेस के. फिर क्या आता है कि अब ये इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि पुंगी तो था नहीं, पुंगी से अलग था दिखने में. देखो ये पुंगी का शेप है और ये शहनाई का शेप है. ठीक है, तो इसलिए कहा कि इसका कुछ और नाम होना चाहिए.
अब हुआ क्या था कि इसको प्ले किसने किया था, नाई ने प्ले किया था। किसके चैम्बर में, किसके ऑफिस में प्ले किया गया था, शाह के ऑफिस में प्ले किया गया था। इस वजह से इसका एक कॉमन नेम रखा गया SHEHNAI, शहनाई। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं इसके बाद का। कुछ मीनिंग से इंपॉर्टेंट मीनिंग्स उसको देख लीजिए। ऑस्पिशियस मीन्स प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून। Indispensable means without which a piece of work cannot be done. Ensembles mean things considered as a group. ठीक है, so I'm gonna read this new paragraph for you. The sound of the Shehnai began to be considered auspicious, and for this reason, it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Shehnai was part of the Naubat, or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing the instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि शहनाई की जो साउंड थी वो बड़ी ऑस्पिशियस थी। ये माना जाता था कि ये एक अच्छा गुड फॉर्च्यून, एक अच्छी किस्मत लेके आती है। इसी वजह से इसको आज भी कई सारी मंदिरों में बजाया जाता है, प्ले किया जाता है। और नॉर्थ इंडियन वेडिंग में तो शहनाई इज़ कंपलसरी, वही बात कह रहा है। ठीक है, अच्छा, शहनाई जो नौबत निकला, जो ट्रेडिशनल एजेंबल निकले वहाँ से, तो ये पता चला कि शहनाई जो है 9 प्रीशियस इंस्ट्रूमेंट में से एक जो था वो एक शहनाई था। क्लियर? टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अब ये हाल फिलहाल तक यही था कि भाई यहाँ टेम्पल्स और वेडिंग्स में इसको यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, इन सारी चीज़ों की मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को इतना ज़्यादा फेमस बनाने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, कोई रिस्पॉन्सिबल है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो बिस्मिल्लाह खान साहब हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. कहने का मतलब ये कि बिस्मिल्लाह खान साहब जब 5 साल के थे तो ये गिल्ली डंडा खेलते थे एक पौंड के किनारे, नदी के उसके पोखरे के किनारे। ठीक है, तो ये जगह कहाँ पे था? ये बिहार के एक डुमराव में जगह एक पड़ता वहाँ पे। ठीक है, तो वो खेलने के बाद आफ्टर प्लेइंग ये हमेशा जाते थे बिहार जी टेम्पल में, जहाँ पे भोजपुरी चैता गाते थे। भोजपुरी चैता ये जो है गाते थे। ठीक है, अच्छा, जब ये सारी फंक्शन का फिनिश हो जाता था तो 1.25 kg का एक लड्डू मिलता था, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है। अच्छा, ये जो सारी कहानी है कब की? ये आज से 80 साल पुरानी कहानी की बात हो रही है। तो अब ये बता रहा है कि देखो 80 साल पहले की कहानी है। एक नॉर्मल सा बंदा कहाँ, गांव में रहने वाला लड़का, और जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया जीता है, भारत रत्न जीता है, यानी बिस्मिल्लाह खान साहब की बात हो रही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कि बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916। ये बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं पूछ सकता हूँ आपके एग्ज़ाम में। ठीक है ना, सो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर, इसको साथ साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, 21 मार्च 1916 को इनका बर्थ होता है। ये एक वेल नोन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि म्यूजिशियन की फैमिली है बिहार की। ठीक है, इनके जो ग्रैंडफादर थे यानी दादाजी थे, रसूल बख्श खान थे, जो कि शहनाई नवाज़ ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोड, ये शहनाई नवाज़ हुआ करते थे भोजपुरी किंग कोड के। इनके फादर पैगंबर बख्श थे, और इनके जो बाकी पैटर्नल एंसेस्टर्स यानी कि पिता से रिलेटेड में जितने भी रिलेटिव्स हैं, वो सारे के सारे शहनाई के बड़े अच्छे प्लेयर्स थे। ठीक है, तो होता क्या है, अब देखो अभी तक तो ये बिहार में थे भाई साहब। अब हुआ क्या पैराग्राफ 5 में कि द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। मतलब होता क्या है कि जब ये 3 साल के थे तो उसकी मम्मी इनको जो है अपने साथ लेके गई थी इनके मैटरनल अंकल यानी मामा जी के यहाँ बनारस में। तो बिस्मिल्लाह खान बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए
कि उनके जो मामा जी हैं वो किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं शहनाई प्ले करने का। Soon Bismillah started accompanying his Shehnai, accompanying his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Banaras। अच्छा, बाद में क्या हुआ कि बिस्मिल्लाह खान ने जो है इनको अलाउ मतलब के साथ जाने लगे। बिस्मिल्लाह खान जो हैं अपने अंकल जी के साथ चीज़ों को सीखने लगे, उनका साथ देने लगे। ठीक है, अली बक्स जो है, अली बक्स टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बक्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अब बक्स साहब को जो है क्या बोलते हैं, परमिशन मिली थी, अलाउ किया गया था कि आप विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस में जा कर के शहनाई प्ले करोगे। तो ये इनका काम यही हुआ करता था। ठीक है, अली बक्स, अब ये मालूम है ना अली बक्स कौन है? अली बक्स इनके बनारस वाले मामा जी हैं। ठीक है, अली बक्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन द और ऑन एंड। यानी कि अब क्या था कि अली बक्स शहनाई प्ले करते रहते थे और जो बिस्मिल्लाह खान साहब हैं वो जो हैं बड़ा स्टॉनिश्ड होकर के चीज़ों को सुनते थे। ठीक है, फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉर्न्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। अब बता रहे कि कुछ नई प्लेसेस भी आ गए, मंदिर्स भी आ गए, टेम्पल्स भी आ गए जहाँ पे ये प्रैक्टिस कर सकते थे। जैसे कि गंगा बालाजी टेम्पल हो गया, मतलब जैसे बालाजी टेम्पल हो गया और मंगला मैया टेम्पल हो गया। ठीक है, और गंगा नदी किनारे भी जाकर के प्रैक्टिस किया करते थे। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसीडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। तो जब ये गंगा नदी के किनारे बैठ कर के अपना करते थे प्रैक्टिस, तो इनको एक आइडिया आया और ये अपना जो है रागास जो है इन्वेंट किए जो कि शहनाई के रीच से बाहर थी। तो बच्चों, मेरा कहने का ये इन शॉर्ट मतलब है कि अभी तक जो मैंने समझाया क्या वो समझ में आ रहा है? स्टोरी शुरू हुई थी, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह खान तक धीरे धीरे पहुंच रही है। अब बिस्मिल्लाह खान के लाइफ के बारे में आगे भी बताएगी। ठीक है ना, तो आइए आगे देखते हैं। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह का कंपनी हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। यानी जब बिस्मिल्लाह साहब 14 साल के थे तो अपने अंकल के साथ साथ गए इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ हिज रिसीटल उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। और जब ये शो कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गया था, उस्ताद फैयाज़ खान थे, उन्होंने बिस्मिल्लाह खान के पीठ थपथपाई और उसके बाद कहा कि मेहनत करो, तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे जो आपका एम है। विद द ओपनिंग ऑफ अली इन ऑल इंडिया रेडियो ऑल इंडिया रेडियो फिर खोलता है लखनऊ में 1938 में। केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज भी तुम अगर रेडियो प्ले करोगे तो कहीं बीच बीच में शहनाई बजती रहती है। खैर, जब ऑल इंडिया रेडियो आया 1938 में लखनऊ में, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू का बिग ब्रेक के काम की तरह काम किया, मतलब एक बहुत बड़ा एक इंट्रेंस की तरह काम किया बिस्मिल्लाह खान के लाइफ में। और लोग फिर इन्हें सुना करते थे रेगुलर बेसिस पे, इनके प्लेयर जब इनके ऑडियो को सुना करते थे। ऑडियो बेसिकली इनका ऑडियो नहीं, वो जो शहनाई था उसका ऑडियो। When India gained independence on 15 August 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। ये देखो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब 15 अगस्त 1947 में जो है अपन लोग आज़ाद हुए, तो उस टाइम पे बिस्मिल्लाह खान इकलौते पर्सन थे, इंडियन थे, जो कि लोगों को विश करने के लिए, ग्रीट करने के लिए जिन्होंने शहनाई प्ले किया। ठीक है, he poured his heart out into raga kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave him Trist and Destiny speech। कहने का मतलब ये है कि अपने दिल लगा करके राग काफ़ी में काम करते थे, और राग काफ़ी यानी राग बनाने में काम करते थे। ठीक है, उसके बाद रेड फोर्ट की कहानी है। He poured his heart out into Rag Kafi from Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave him। अच्छा, मतलब यही कहानी है कि फिर उन्होंने अपना वहाँ पे प्ले करते थे, सीखते थे, तो उनकी एक ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू आए और बाद में उन्होंने कहा अपने स्पीच में कि बहुत ही मतलब डेस्टिनी वाली बात है ये सारी चीज़ें होल्ड करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बोला कि अब देखो हम लोग पैराग्राफ 7 तक फिनिश कर चुके हैं। कुछ और पैराग्राफ्स बचे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा नहीं, 8, 9, 11, 12 और 13 पैराग्राफ हैं, 13 तक है। तो कुछ मेहनत मेरी है, कुछ आप लोग भी बच्चों मेहनत करो और उसको कर स्टोरी अगर समझ में आ जाए तो एक बार मेरे को यस कर देना, फिर ही तभी मैं इसके आगे क्वेश्चंस कराऊंगा, होमवर्क दूंगा, नहीं तो फिर मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना।
सो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों, थैंक्स अ लॉट।